मिहिर रियांस से कहता है, तुम्हें ये तो मालूम होगा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता दूं। मिहिर गहरी सांस लेकर अपनी हाथों को मसलते हुए कहता है, उस लड़की का रेप हुआ है, वो भी एक बार नहीं कई बार। साथ ही उसे फिजिकली और मेंटली भी टॉर्चर किया गया और शायद उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब सभी को मिहिर की बात सुन बहुत बुरा लग रहा था। मिहिर की बात सुनकर रियांस अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। उसे भी उस लड़की को देख के मालूम चल गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। अबीर को भी याद आता है, जब वो दिवांशी को बचाने गया था तो दिवांशी के साथ एक लड़की और थी और वो दोनों एक दूसरे को सहारा देकर चल रही थी। लेकिन उस समय अबीर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका पूरा फोकस सिर्फ दिवांशी पर था। मिहिर सभी के इतना उदास चेहरे देख कहता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन हम उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है उसकी उम्र सिर्फ 18 या 19 साल की होगी, तो हो सकता है वो अनजान लोगों को देखकर डर जाए और पैनिक करे। अभी वो बेहोश है, उसे कल सुबह तक होश आएगा। तो रियांस, तुम जितना जल्दी हो सके उसकी फैमिली को बुला लो। अनजान लोगों से ज़्यादा कंफर्टेबल वो अपनी फैमिली के साथ होगी। रियांस अपना सर हाँ में हिलाता है। अब रुद्र को उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं? रुद्र गुस्से से कहता है, मेरा मन कर रहा है मैं उन लोगों को जान से मार दूं। रुद्र को इतना हाइपर देख रियांस उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अबीर ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। वैसे भी वो सारे लोग पहले ही मर चुके हैं और उनके पीछे जिनका हाथ है वो भी जल्दी से मरने वाला है। वो चारों अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक नर्स बिना कैबिन का दरवाज़ा नॉक किए एंटर करती है। वो हाँफते हुए कहती है, सर वो वीआईपी वार्ड वाली पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो पैनिक कर रही है। साथ ही वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही है, प्लीज़ आप जल्दी चलिए। उस नर्स की बात सुनकर अबीर जल्दी से खड़ा होता है और भागते हुए कैबिन से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे रियांस, रुद्र और मिहिर भी भागते हुए निकल जाते हैं। अबीर वीआईपी वार्ड के नज़दीक आता है तो देखता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अबीर एक भी पल गंवाए बिना रूम में एंटर करता है। रूम के अंदर दीवांशी एक कोने में खड़ी थी। उसके हाथ में फ्रूट कट करने वाला चाकू था, जिसे वो सभी को अपने से दूर रहने के लिए कह रही थी। आयशा दीवानजी को समझाते हुए कहती है, भाभी आप शांत हो जाइए, देखिए आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन दीवानजी तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी, उसकी बॉडी लगातार काँप रही थी। लेकिन वो फिर भी सभी को अपने से दूर रहने के लिए बोल रही थी, दूर रहना, मुझसे दूर रहना, पास मत आना, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे वापस से सौंप दोगे। वहाँ मौजूद हर शख्स दीवानजी की इस तरह पैनिक करने की वजह से डर रहा था, कहीं दीवानजी अपने आप को कुछ कर न ले। साथ ही वो दीवानसी की बातों को भी नहीं समझ पा रहे थे। अभी दीवानसी की यह हालत देख तो उसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबाकर भींच दिया हो। अबीर अब धीरे धीरे अपने कदम दीवानसी की तरफ बढ़ाता है। सभी अबीर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अबीर किसी की नहीं सुनता। अब तक वो तीनों भी आ गए थे। मिहिर दीवानसी को इस तरह पैनिक करता देख अच्छे से समझ जाता है दीवानसी उन सभी से डर रही है। वो सभी को अबीर और दीवानसी को अकेला छोड़ने को कहता है। आयशा कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर उसे अबीर पर विश्वास रखने को कहता है। अब उस रूम में सिर्फ अबीर और दीवानसी थे। दीवानसी अभी भी उन्हीं बातों को दोहरा रही थी। दीवानसी अपने आप को चाकू से हर्ट करती, उससे पहले अबीर अपनी फुर्ती दिखाता है और दीवानसी के हाथ से चाकू छीन कर दूर फेंक दीवानसी को अपने गले से लगा लेता है। दीवानसी अबीर से दूर होने की कोशिश करते हुए लगातार एक ही बात कहे जा रही थी, माँ मुझे जाने दो, मुझे शौक मत देना, प्लीज़ मुझे शौक मत देना, मैंने कुछ नहीं किया है, आपकी सारी बातें मानूंगी पर प्लीज़ मुझे शौक मत देना। दीवानसी को लगातार एक ही बात दोहराते देख अबीर तेज आवाज़ में कहता है, दीवानसी शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। देवांशी अबीर की तेज आवाज़ सुन शांत हो जाती है। वो अपना आंसू से भरा चेहरा उठाकर अबीर को देखती है। अबीर देवांशी की आंखों में देखते हुए कहता है, रैबिट मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू तक नहीं सकता, दर्द पहुँचाना तो दूर की बात है। अबीर को अपने पास महसूस कर और उसकी बात सुन देवांशी अबीर को टाइट हग करके रोने लगती है। अबीर लगातार देवांशी के बालों को सहलाते उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर बाद देवांशी का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। अबीर देवांशी को अपने आप में दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन देवांशी अबीर को और टाइटली पकड़ लेती है। देवांशी सिसकियाँ लेते हुए अबीर से कहती है, मुझे यहाँ से ले चलिए, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये हमेशा की तरह मुझे एक चेयर से बांध कर बिजली के झटके देंगे, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए। अबीर देवांशी के बालों को सहलाते हुए कहता है, कौन तुम्हें बिजली के झटके देता है, मुझे बताओ। वो लोग, जब भी मैं कोई गलती करती थी ना या उनकी बात नहीं मानती थी, तो वो लोग मुझे ऐसे ही सफ़ेद रूम में एक चेयर से बांध कर बिजली के झटके देते थे।
जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊँ। देवांशी की बात सुनकर हर पल अभीर की पकड़ देवांशी के चारों तरफ टाइट होती जा रही थी। रैबिट कौन थे वो लोग? मुझे बताओ। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबीर की बात सुन वापस देवांशी की आंखों के आगे कुछ लोगों के चेहरे आने लगे, जिससे देवांशी वापस से पैनिक करने लगी। देवांशी को वापस से पैनिक करता हुआ देखकर अबीर देवांशी को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन देवांशी जब शांत नहीं होती तो अबीर अपने होठ देवांशी के होठों पर रख उसे किस करने लगता है। अबीर के किस से देवांशी का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। पहले अबीर देवांशी के होठ पर हल्के किस करके उसे दूर होने वाला था, लेकिन जैसे ही अबीर के गर्म होठ देवांशी के ठंडे होठों से मिले, अबीर की प्यास बढ़ने लगी। अबीर की सॉफ्ट सॉफ्ट किस अब पेशेंट और डीप किस में बदल गई थी। अबीर को भी मालूम नहीं चला। किस करते हुए अबीर ने देवांशी को पूरी तरह से बेड पर लिटा दिया था। अब देवांशी अबीर के नीचे थी। अबीर अपनी आंखें बंद कर देवांशी को किस कर रहा था। वहीं देवांशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बढ़ाकर अबीर को देख रही थी। अबीर अपना एक हाथ बढ़ाकर देवांशी की आंखों पर रख उन्हें बंद कर देता है। देवांशी भी अब अबीर की पेशेंट किस में बहकने लगी थी। देवांशी को इस समय प्यार की ज़रूरत थी, किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके, और अबीर वही था। धीरे धीरे देवांशी के हाथ ही अबीर के बालों में चलने लगे थे। वो भी पूरी तरह अबीर की किस को महसूस कर रही थी। बहुत देर किस करने के बाद अबीर को महसूस होता है अब देवांशी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो अबीर धीरे से अपनी आंखें खोल देवांशी के बंद आंखों को देखता है। अबीर देवांशी से दूर होकर उसके छोटे से चेहरे को देखता है। देवांशी किस करते हुए बीच में सो गई थी। अब ये दवाइयों का असर था या अबीर के पास होने से फील होती सिक्योरिटी का। देवांशी को इस तरह सोता देख अबीर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अबीर अब धीरे से बेड से खड़ा होने लगता है, तो उसे महसूस होता है देवांशी ने अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी में अबीर की शर्ट को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। ये देख अबीर के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है। अबीर देवांशी को अच्छे से बेड पर सुला देता है। शाम की 6 बजे देवांशी की धीरे धीरे आँख खुलती है। अपने आप को हॉस्पिटल रूम में देखकर देवांशी वापस से डरने लगती है। वो अपनी नज़र पूरे रूम में घुमाती है, तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे काम करते हुए अबीर पर टिक जाती है। अबीर को भी महसूस हो जाता है देवांशी जाग चुकी है। वो अपना लैपटॉप साइड में रखकर चलकर आराम से देवांशी के पास आता है। हॉस्पिटल में सिर्फ अबीर ही था, बाकी सभी को उसने पहले ही घर भेज दिया था। अबीर को देखते हुए देवांशी को याद आता है सोने से पहले अबीर उसे किस कर रहा था, लेकिन वो किस करते हुए ही सो गई थी, जिसे याद कर देवांशी का चेहरा गुलाबी होने लगता है। अब तक अबीर भी देवांशी के पास आ चुका था। देवांशी के लाल चेहरे को देख अबीर उसे छूते हुए पूछता है, रैबिट आर यू ओके? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? देवांशी जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ, यहाँ बहुत गर्मी है ना, शायद इसीलिए हमारा चेहरा लाल हो गया है। देवांशी की बात सुन अबीर घूर कर देवांशी को देखते हुए कहता है, रूम में एसी चल रहा है, तुम्हें फिर भी गर्मी लग रही है। अबीर की बात सुन देवांशी अपने दाँतों तले अपनी जीभ को दबा लेती है। अब देवांशी को कुछ नहीं सोच रहा था कि वो क्या कहे। आखिर में देवांशी बेड से नीचे उतरने लगी, तो अबीर देवांशी के कंधे पकड़ कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? कुछ चाहिए तो मुझसे कह सकती हो, डॉक्टर ने तुम्हें बेड से उठने के लिए मना किया है। अबीर बार बार देवांशी से पूछ रहा था। आखिर में देवांशी थोड़ा चिढ़ कर कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप अब भी मेरे साथ चलेंगे? देवांशी की बात सुनकर अबीर शांत हो जाता था। जब देवांशी को लगता है अब अबीर उसे नहीं रोकेगा, तो वो बेड से नीचे उतरने के लिए अपने पैर ज़मीन की तरफ बढ़ाती है, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू पाते उससे पहले ही देवांशी हवा में थी। अबीर ने देवांशी को अपनी गोद में उठा लिया था और अब उसके कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे थे। देवांशी ने भी अपनी दोनों बाहें अबीर के गले में लपेट ली थी ताकि वो गिरे नहीं। देवांशी अपने हाथ पैर हिलाते हुए कहती है, कि आप क्या कर रहे हैं? हमें नीचे उतारिए, हम अपने आप चल सकते हैं, हमें नीचे उतारिए। देवांशी के ज़्यादा हिलने पर अबीर देवांशी को अपनी छोटी आंखें कर घूरता है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारे पास पैर है, लेकिन अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। अबीर के आंख दिखाने और धमकी सुनकर देवांशी हिलना बंद करके डरते हुए कहती है, नहीं, हम नहीं हिल रहे, प्लीज़ प्लीज़ खिड़की से मत फेंकना। देवांशी को बच्चों की तरह डरता देख अबीर अपने मन में कहता है, पागल रैबिट। साथ ही उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली स्माइल थी। अबीर देवांशी को लाकर वॉशरूम में आराम से नीचे उतारता है, अगर कुछ ज़रूरत हो तो बाहर ही हूँ, और हाँ, डोर लॉक मत करना। फिर अबीर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। 15 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और देवांशी दीवार के सहारे से बाहर निकलती है। अबीर फुर्ती से जाकर देवांशी को वापस अपनी गोद में उठा लेता है। तुम्हें मैंने कहा था मुझे बुला लेना, तुम्हारे छोटे से दिमाग में एक बार में कोई बात घुसती क्यों नहीं है? देवांशी अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। अबीर देवांशी को अच्छे से बेड पर बिठाता है। उसके बाद वो इंटरकॉम से कॉल करके खाना मंगवाता है। थोड़ी देर बाद एक नर्स खाना लेकर आती है। अबीर उसे खाना रख जाने को कहता है। नर्स के जाने के बाद अबीर खिचड़ी का बाउल लेकर
देवांशी के पास आता है। देवांशी का तो खिचड़ी को देखकर ही मुंह बन चुका था। देवांशी को खिचड़ी को देखकर अजीब अजीब मुंह बनाता देख कबीर देवांशी को घूरते हुए कहता है, उसे घूरना बंद करो और खाने पर कंसंट्रेट करो। देवांशी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है, लेकिन हमें ये नहीं खाना, ये एकदम बेस्वाद होती है। हमें कुछ चटपटा खाना है। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा मसाले वाला खाना खाने से मना किया है, तो तुम्हें यही खिचड़ी खानी पड़ेगी। अबीर कहता है, नहीं, 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 मैं ये खिचड़ी नहीं खाऊँगी। आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। देवांशी अपने दोनों गालों को फुलाते हुए कहती है। देवांशी को यूँ बच्चों की तरह ज़िद करता देख अबीर देवांशी को घूरते हुए कहता है, रैबिट तुम्हें ये खिचड़ी खानी होगी, तो अब अपनी ज़िद छोड़ो और खाना खाओ, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। लेकिन देवांशी अब भी अबीर की बात नहीं मानती है। देवांशी हल्की सी बुदबुदाते हुए कहती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं डॉक्टर। जब देखो हमें अपनी छोटी आँखों से डराते रहते हैं, लेकिन हम आज नहीं डरेंगे। देवांशी ये बात सिर्फ अपने आप को हिम्मत देने के लिए कह रही थी, वरना अंदर ही अंदर उसकी हालत भी खराब हो रही थी। जब अबीर को लगता है देवांशी अब उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाली, तो वह आखिर में एक चम्मच खिचड़ी खाता है और देवांशी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अपने होंठ देवांशी के होंठों पर रख उसे किस कर लेता है। साथ अपने मुंह की खिचड़ी देवांशी के मुंह में एंटर कर देता है। देवांशी को ना चाहते हुए भी वो खिचड़ी खानी ही पड़ती है। देवांशी अपना रोने जैसा चेहरा बनाकर कहती है, ये तो चीटिंग है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अबीर देवांशी की बातों को इग्नोर करके घूरते हुए कहता है, रैबिट अगर तुम ये खिचड़ी नहीं खाओगी तो तुम्हें ऐसे खिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देवांशी भी ये अच्छे से जानती थी कि अबीर उसे खिचड़ी खिलाए बिना नहीं मानेगा, तो वो ना चाहते हुए भी उस खिचड़ी को खाने लगती है। खाते समय देवांशी अजीब अजीब चेहरे बना रही थी। देवांशी को ऐसा करता देख अबीर के चेहरे पर भी स्माइल थी। अबीर भी देवांशी के साथ उसी के बाउल में से खाने लगता है। अबीर को अपने बाउल में से खाता देख देवांशी खिचड़ी का बाउल दूर करते हुए कहती है, आप इसमें से क्यों खा रहे हैं, आपका खाना तो वहां रखा है। वो दूर टेबल पर रखी डिलीशियस खाने की तरफ इशारा करती है, लेकिन अबीर उसे इग्नोर कर देवांशी के बाउल में से खाते हुए कहता है, नहीं, ये कर देवांशी के बाउल में से खाते हुए कहता है, नहीं, ये भी बहुत टेस्टी है। देवांशी भी ये समझ रही थी अबीर सिर्फ उसको बुरा ना लगे इसीलिए वो खिचड़ी खा रहा है, लेकिन अबीर का ये गेस्चर देख देवांशी के चेहरे पर से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। देवांशी एक चम्मच खिचड़ी अबीर के मुंह की तरफ बढ़ाती है। अबीर एक बार उस खिचड़ी को और एक बार देवांशी को देखता है, तो देवांशी उसे आंखों के इशारे से खाने को कहती है। अबीर भी बिना कोई सवाल के देवांशी के हाथों से खा लेता है। अब देवांशी अबीर को खुद को खिलाने को कहती है। इस बार अबीर चिढ़ते हुए कहता है, राबिट ये सब क्या है। काकी कहती थी एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाने पर प्यार और विश्वास बढ़ता है। ये सब फालतू की बातें हैं। देवांशी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज खिला दीजिए ना। अबीर भी देवांशी को अपने हाथों से खिला देता है। अब अबीर देवांशी को खिलाता, देवांशी अबीर को खिलाती है। इसी तरह वो अपना दिन खत्म करते हैं। खाना खाने के बाद अबीर देवांशी को उसकी मेडिसिन खिलाने के बाद उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करके जाने लगता है। लेकिन देवांशी अबीर की शर्ट की बाजू पकड़ लेती है। अबीर पलटकर देवांशी को देखता है तो देवांशी मासूम से चेहरा बनाकर कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ काम था इसीलिए बाहर जा रहा था। देवांशी धीरे से कहती है, क्या आप प्लीज कुछ और समय के लिए नहीं रुक सकते, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये सब कहते हुए अबीर को देवांशी एक 5 साल की बच्ची लग रही थी जो अपने पापा से कुछ मांग रही हो। अबीर भी बिना किसी सवाल के देवांशी के पास उसके बेड पर लेट जाता है। वो एक वीआईपी रूम था इसीलिए वो बेड भी बहुत बड़ा था। अबीर के अपने बेड पर लेटता देख देवांशी उसे छोटे छोटे हाथों से धक्का देते हुए कहती है, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, मैंने आपको मेरे पास सोने को नहीं कहा था, आप वहाँ सोफे पर भी सो सकते हैं। छोटी सी देवांशी को धक्का देने पर हट्टे-कट्टे शरीर वाला अबीर कहाँ हिलता, लेकिन अब उसे हल्की चिढ़ हो रही थी। अब अबीर देवांशी का सर अपने सीने पर रख उसे सहलाते हुए कहता है, चुपचाप सो जाओ, मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, इसीलिए मैं बेड पर ही सोऊंगा। वैसे भी हस्बैंड वाइफ एक साथ ही सोते हैं और तुम्हें मेरे यहाँ सोने से प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर फिर मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अबीर की हस्बैंड वाइफ वाली बात सुन देवांशी को हल्की सी शर्म आती है, लेकिन उसके जाने वाली बात सुन देवांशी शांत हो जाती है। वो अब हिलाना और अबीर को धक्का देना बंद कर देती है, पर देवांशी की पकड़ अबीर के ऊपर कस गई थी, जैसे वो सच में उसे छोड़कर चला जाएगा। अबीर भी देवांशी को अपनी बाहों में भरकर सीलिंग को देखते हुए देवांशी के बालों को सहला रहा था। कुछ ही समय में दवाइयों के असर से देवांशी भी नींद की आगोश में चली गई। अबीर ने आराम से देवांशी को बेड पर सुलाया, फिर उसके माथे पर किस करके देवांशी को ब्लैंकेट से कवर करके सोफे पर जाकर लेट गया।
मुंबई शहर के रोज ब्लॉक इलाके में, जहाँ ज्यादातर अमीरों के घर ही मौजूद थे। यहाँ पर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और कुछ बड़े फिगर के घर थे। उसी घर में एक सुंदर सी घर के एक कमरे में लाइट ऑफ थी। उस कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई उस कमरे में एंटर करता है। वो शख्स कोई और नहीं, शहर का मेयर धनराज था। मेयर कमरे में आने के बाद रूम की डिम लाइट ऑन कर देता है। वो सबसे पहले वॉशरूम में जाता है। थोड़ी देर में वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद वो अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि वो रूम में अकेला नहीं है। वो जल्दी से पलट कर रूम में रखे सोफे पर देखता है। इस समय रूम में सोफे पर एक पर्सन बैठा हुआ था, लेकिन डिम लाइट के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर भी उसके शरीर और उसे आती ठंडी ऑरा से मालूम चल रहा था कि उस पर्सन की पर्सनालिटी कितनी मजबूत है। धनराज सोफी को देखते हुए हल्के गुस्से में कहता है, कौन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूं मेरे कमरे और घर में घुसने की? तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं इस शहर का मेयर हूँ। सोफे पर बैठा हुआ पर्सन अपनी खतरनाक आवाज में हंसते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, लेकिन लगता है तुम मुझे नहीं जानते। कहते हैं ही उस रूम की सभी लाइट ऑन हो जाती है। धनराज अपनी नज़र पूरे रूम में घुमाता है। पूरे रूम में ब्लैक कोट पैंट में हाथ में गन लिए गार्ड मौजूद थे, जिनके कोट पर एएस का लोगो लगा हुआ था। आखिर में धनराज की नज़र सोफे पर जाती है, लेकिन सोफे पर बैठे पर्सन को देख धनराज के माथे से ठंडा पसीना बहने लगता है। धनराज अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, शंकर। सामने बैठे आदमी, जिसकी 6 फुट 4 इंच हाइट, मस्कुलर बॉडी, मीडियम लॉन्ग हेयर, हैंडसम फेस, चेहरे पर खतरनाक स्माइल, जिसे देख हर किसी की रूह कांप जाए। सामने बैठे शख्स को अंडरवर्ल्ड में हर कोई शंकर दी डेथ के नाम से जानता था, जो एएस का राइट हैंड था। आज तक एस को किसी ने नहीं देखा था। हर कोई सिर्फ शंकर को जानता था, लेकिन उसका चेहरा भी सिर्फ 2 4 3 लोगों ने ही देखा था। उसके अलावा जिसने भी देखा वो इस दुनिया में नहीं रहा था। अंडरवर्ल्ड में शंकर जब जब आता तो कोई ना कोई मरता जरूर। आज तक जिसने भी एस को नाराज किया है तो उसे शंकर ने जान से मार डाला है, फिर चाहे वो कोई छोटा गुंडा हो या फिर शहर पर राज करने वाली या माफिया। अंडरवर्ल्ड में लोग एस से ज्यादा शंकर से डरते हैं। धनराज ने भी कभी शंकर को नहीं देखा था, लेकिन बॉडीगार्ड के कपड़े पर लगे एस के बैच से वो अच्छे से पहचान गया था कि उसके सामने मौजूद शख्स कोई और नहीं, शंकर है। अब तक धनराज के जिस चेहरे पर एटीट्यूड और गुस्सा था, उसकी जगह अब डर ने ले ली थी। धनराज डरते हुए कहता है, शंकर भाई, आप यहाँ, आपको आने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लिया होता। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? शंकर चेहरे पर खतरनाक स्माइल के साथ कहता है, मेयर, वो क्या है ना, मुझे चेहरा ऊपर उठाकर बात करने की आदत नहीं है। मेरी गर्दन दर्द करने लगती है। धनराज तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि वो शंकर की बातों में छुपे मतलब को अच्छे से समझ पा रहा था। शंकर अब बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना हर किसी की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जब मैं उनसे मिलने खुद चल के आऊँ। शंकर की बात सुन मेयर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रही बात गलती की, तो मेयर, गलती तो तुझसे बहुत बड़ी हुई है। तू अच्छे से जानता है इस शहर में मेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तू तू तो लड़कियों का धंधा कर रहा है, वो भी हमारी नाक के नीचे। शंकर की बात सुन मेयर का चेहरा डर से भर जाता है। मेयर डरते हुए कहता है, सॉरी शंकर भाई, गलती हो गई, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भी हिस्सा दूंगा। शंकर अपनी गन मेयर के माथे पर रखकर कहता है, तो अब तू मुझे शंकर को खैरात बांटेगा? लगता है आजकल कुत्तों की भी औकात बढ़ गई है। शंकर की बात सुन मेयर डरते हुए कहता है, सॉरी शंकर भाई, गलती हो गई। भला मेरी क्या औकात जो मैं आपको कुछ दूं? ये सब तो आपका ही है। शंकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेयर, तू मस्का बहुत अच्छा लगाता है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन अफसोस भी क्या है ना, आज तक शंकर को देखने वाला जिंदा नहीं बचा, तो तुझे तो मरना होगा। मेयर की अब डर से हालत खराब हो गई थी। वो डरते हुए कहता है, क्या मौत? लेकिन क्यों? क्या शंकर भाई, मुझसे कोई गलती हुई है? मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। धनराज को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर शंकर हंसते हुए कहता है, गलती? हाँ गलती, तुझे क्या लगा तू मेरे इलाकों में लड़कियों का जिस्म का धंधा करेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? तेरी मौत तो उसी पल तय हो गई थी जब तूने ये गलती की थी। साथ ही तेरी मौत इतनी भयानक होगी जिससे आगे चलकर कोई भी ये गलती दोबारा करने की सोचेगा भी नहीं। ले चलो इसे अपने अड्डे पर। शंकर अपनी गन को कमर के पीछे लगाकर सोफे से खड़ा होता है और रूम से बाहर जाने लगता है। पीछे से धनराज अपनी जान की भीख मांग रहा था। शंकर अपने कान में उंगली डालते हुए कहता है, ये बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, इसका मुंह बंद करो। एक गार्ड धनराज के सर के पीछे गन से मारता है, जिससे धनराज बेहोश हो जाता है। शंकर फिर वहां से अपनी कार में बैठता है और उसे तेज रफ्तार में लेके वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद शंकर की कार आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। शंकर उस कार से निकलकर हॉस्पिटल में 5th फ्लोर पर जाता है, जहां देवांशी एडमिट थी। शंकर जाकर देवांशी के रूम के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुलता है और अभीर चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बाहर आता है।
अभीर आराम से रूम का दरवाजा बंद करता है ताकि देवांशी की नींद खराब ना हो। अब तक आधी रात हो चुकी थी। अभीर शंकर को देखता है। शंकर भी अभीर को देखने का मतलब समझकर कहता है, उस मेयर को पकड़कर अड्डे पर बंद कर दिया गया, उसके आगे क्या करना है? अभीर शंकर को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, उसे टॉर्चर करो, इतना कि वो अपने पैदा होने पर अफसोस करे, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। शंकर अपना सर हाँ में हिलाता है। अभी शंकर से अंडरवर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसे जाने को वापस कह देता है। देवांशी की रूम की तरफ जाने लगता है। शंकर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो अभीर में कुछ चीज नोटिस कर सकता था। अगर तुम्हारा मुस्कुराना हो गया हो तो जाओ यहाँ से, अभीर बिना पलटे कहता है। शंकर भी तुरंत मुस्कुराना बंद कर देता है। अभीर वापस रूम में चला जाता है। शंकर भी अपने मन में कहता है, इसे पता नहीं कैसे सब मालूम चल जाता है। कभी कभी तो लगता है इसके पीछे भी दो आंखें हैं। शंकर अभीर के साथ बचपन से था। जब अभीर छोटा था तब उसकी मुलाकात शंकर से हुई थी, जो उससे सड़कों पर भटकते हुए मिला था। अबीर के कहने पर उबरवाए परिवार शंकर को अपने साथ ले आया। उसके बाद शंकर अबीर की परछाई बन गया। अबीर रूम में आने के बाद एक नजर देवांशी को देख अपने कदम देवांशी की बेड की तरफ बढ़ा देता है। अबीर देवांशी को देखते हुए कहता है, मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन अब कोई भी परेशानी को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा रैबिट। फिर वो देवांशी के माथे पर किस करके वापस सोफे पर जाकर लेट जाता है। देवांशी के चेहरे को देखने लगता है। ऐसे ही अबीर को कुछ समय में नींद आ जाती है। शंकर जो अबीर से बात करने के बाद वापस जा रहा था, लेकिन उसके कदम साइड वाले रूम से आती आवाज के कारण रुक गए। एक बार तो शंकर का मन किया कि वो उन आवाजों को इग्नोर कर दे, लेकिन फिर उसने क्यूरियोसिटी में अंदर जाने का फैसला किया। शंकर रूम का डोर ओपन कर अंदर आया। उस रूम में कोई और नहीं, वही लड़की थी जो इस समय नींद में थी, लेकिन वो शायद कोई बुरा सपना देख रही थी। वो बार बार अपने हाथ पैर और सिर को हिला रही थी, लेकिन दवाइयों के असर से उसकी नींद नहीं खुल रही थी। वो लड़की डरते हुए कह रही थी, दूर रहो, मेरे पास मत आना, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज मेरे पास मत आना। हर बीतते पल के साथ उस लड़की की हालत और खराब हो रही थी। शंकर धीरे से उस लड़की के पास आता है। वो उसे हिलाते हुए कहता है, हे बेकअप, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ है? लेकिन वो लड़की तो बस अपनी इन्हीं बातों को बार बार दोहरा रही थी। तभी अचानक से उस लड़की ने शंकर को बहुत जोर से गले लगा लिया। शंकर साफ साफ महसूस कर सकता था कि उस लड़की की पूरी बॉडी डर से कांप रही है, साथ ही वो रो भी रही थी। शंकर के लिए ये सिचुएशन बहुत अलग थी। वो आज से पहले कभी भी इस तरह की हालतों में नहीं पड़ा था। शंकर ने कई लड़कियों के साथ वन नाइट स्पेंड किया था, लेकिन किसी लड़की को शांत कराना ये उसे बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन शंकर को उस लड़की का इस तरह रोना अच्छा नहीं लग रहा था। शंकर के हाथ अपने आप ही उस लड़की के सर पर चले गए। शंकर उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल सही हो और सेफ हो, तो डरना बंद करो। शंकर की बातों और उसके हाथों की गर्माहट से वो लड़की भी धीरे धीरे शांत हो गई। अब उस लड़की ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन उसने महसूस किया कि किसी ने उसे गले से लगा रखा है। उस लड़की को भी ये स्पर्श अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शंकर का चेहरा देखा वो डर गई। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही सब घूमने लगा जो उसके साथ हुआ था। वो लड़की तुरंत शंकर को अपने से दूर धक्का दे दिया और डरते हुए चिल्लाकर कहने लगी, मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वरना मैं खुद को मार दूंगी, मुझसे दूर रहो। उस लड़की की आवाज़ इतनी तेज थी कि जल्द ही डॉक्टर और कुछ नर्स वहां आ गए। वो जल्दी से उस लड़की को शांत करने लगी, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से पैनिक कर रही थी। उसको अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। डॉक्टर जल्दी से उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दी। एक नर्स ने शंकर को पहले ही बाहर भेज दिया था। शंकर बाहर खड़ा होकर उस लड़की के बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। शंकर अपने मन में कहता है, अजीब पागल लड़की थी, पहले खुद ही पास बुलाया भी और खुद भगा भी दिया। लास्ट शंकर इन सभी बातों को छोड़ उबासी लेता हुआ वहां से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग देवांशी की सुबह लेट आंख खुली। उसने पूरे रूम में देखा तो अभी कहीं नहीं था, लेकिन तभी रूम का डोर ओपन हुआ और अभी हाथ पे ब्रेकफास्ट लेकर रूम में अंदर आया। उसके बाद अभी ने देवांशी को फ्रेश होने में मदद की, फिर उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट भी कराया, फिर देवांशी को उसकी मेडिसिन दी। सब कुछ करने के बाद देवांशी आराम से बेड पर लेटी थी और अभी लैपटॉप में अपना ऑफिस का काम कर रहा था। देवांशी बैठे बैठे बोर हो रही थी। देवांशी अभी से पूछती है, सुनिए, हम घर कब वापस जाएंगे? अभी लैपटॉप में ही देखते हुए कहता है, आज दिन में तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसके बाद हम घर चलेंगे। अभीर की बात सुन देवांशी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो एक दिन में ही यहाँ पर रहकर बोर हो गई थी, अब वो सिर्फ यहाँ से जाना चाहती थी। देवांशी आराम से बेड पर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद अचानक से देवांशी के दिमाग में एक बात आई और वो बेड पर बैठते हुए टेंशन में अभीर से कहती है, सुनिए, वो वहाँ पर एक लड़की थी जिसने मुझे उस बॉस से बचाया था, वो कहाँ है? उससे भी बहुत चोट लगी थी। अभीर अच्छे से जानता था देवांशी किस लड़की के बारे में बात कर रही है। अभीर अपना चेहरा लैपटॉप से निकाल कर कहता है, वो लड़की भी बिल्कुल ठीक है और इस समय तुम्हारे बगल वाले रूम में एडमिट है। देवांशी बेड से खड़ी होती हुई कहती है, क्या? तो फिर हम उनसे मिलकर आते हैं। उतरने के बारे में सोचना भी मत, इस समय उसका परिवार उससे मिलने आया है, तो तुम बाद में मिल लेना। देवांशी भी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। दूसरे रूम में वो लड़की बेड पर एकदम शांत बैठी हुई थी।
तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक मिडिल एज कपल के साथ एक लड़की जिसकी उम्र 14 या 15 साल होगी वो रूम में एंटर करती है। वो लड़की धीरे से अपना सर घुमाकर उन लोगों को देखती है। मिडिल एज औरत आंखों में आंसू लिए तुरंत उस लड़की के को गले लग जाती है। वो रोते हुए कहती है, गौरी मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? तू कहाँ चली गई थी? हमने तुझे कितना ढूंढा। वो और कोई और नहीं, गौरी की माँ सुशीला शर्मा थी। गौरी शर्मा, उम्र 18 साल, हाइट 5 फुट 2 इंच, सुंदर गोल चेहरा, काली आंखें, छोटी नाक, पतले होंठ, खुले हुए गाल, लंबे बाल, दिखने में सुंदर। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। पास ही में गौरी के पापा मोहन शर्मा और उसकी छोटी बहन प्रीति शर्मा थी मौजूद थे। प्रीति भी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बहन को देख रही थी। अपने सामने अपनी माँ को देख गौरी भी अब फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके अंदर का सारा दर्द अब आंसू बनकर आ रहा था। अपनी बेटी को इस तरह रोता देख सुशीला जी गौरी के आंसू पोंछते हुए कहती है, ना मेरी बच्ची, इस तरह रोते नहीं है। देख तेरी माँ आ गई है ना, अब कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। अब तू रोना बंद कर दे। गौरी और ज्यादा अपनी माँ को टाइट हग करते हुए, माँ तुम कहाँ थी? माँ वो लोग बहुत बुरे थे, आपको पता है उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, क्या नहीं किया। उन्होंने मुझे मारा भी। हर बीतते पल के साथ गौरी और सुशीला जी के आंसू बढ़ते जा रहे थे। भला कोई माँ कैसे अपनी बच्ची को इस हालत में देख सकती थी। प्रीति भी भागकर अपनी बहन के गले लगकर रोने लगती है। दीदी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना मिस किया था। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? आप आज के बाद कभी मुझे छोड़कर मत जाना। वो तीनों आपस में रो रहे थे। तभी कोई प्रीति और सुशीला जी का हाथ पकड़ उन्हें गौरी से दूर खींचकर अलग कर देता है। वो जब पलटकर देखते हैं तो ये मोहन जी थे। गौरी, प्रीति और सुशीला जी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? मोहन जी गुस्से में कहते हैं, अब अगर तुमने मिल लिया हो तो चलो यहाँ से। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला गौरी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सुशीला जी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है, नहीं अब ये हमारी बेटी नहीं है। अब ये सिर्फ एक बेइज्जती है जिसे मैं अपने सीने से लगाकर नहीं घूम सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी है वो हमारी, है नहीं थी, अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। गौरी जो अपने पापा की बात सुनकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, वो रोते हुए कहती है, पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। गौरी की हालत और उसकी बातों को सुन एक पल के लिए मोहन जी का चेहरा भी उदास हो गया, लेकिन समाज की सोच वो वापस अपने चेहरे को कठोर करते हुए कहते हैं, तुम मेरी बेटी थी लेकिन अब नहीं हो। अगर आज मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो समाज तरह तरह की बातें बनाएगा जिन्हें मैं नहीं सुन सकता। तो इसीलिए आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मोहन जी की बात सुन कोई गुस्से में कहता है, कैसे बाप है आप? भला कोई कैसे इस हालत में अपनी बेटी को छोड़ सकता है, वो भी समाज के डर से? क्या आपके भीतर दिल नहीं है? आवाज की तरफ वो सभी अपना सर घुमाकर दरवाजे पर देखते हैं तो इस समय वहां पर रियांश खड़ा गुस्से से मोहन जी को ही देख रहा था। रियांश को देख मोहन जी गुस्से में कहते हैं, तुम कौन हो जो हमारे परिवार के मामले में बोल रहे हो? जाओ यहाँ से। मोहन जी की बात पर रियांश एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ कहता है, परिवार? क्या आपको नहीं लगता आप कुछ गलत बोल रहे हैं? एक तो आप अपनी सगी बेटी को इस हालत में छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आपके परिवार की बात है। सो फनी। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से समाज में मेरी बदनामी हो। मोहन जी कहते हैं, तो आप अपनी बेटी को अकेला छोड़ देंगे जिस समय उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो भी सिर्फ 4 बातों के लिए? रेयांश कहता है। मोहन जी गुस्से से कहते हैं, अगर तुम्हें इस पर इतनी दया आ रही है तो तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? मोहन जी की बात सुन रेयांश कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन वो कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, गौरी का ध्यान मैं रखूंगा। आपको अब उसकी और समाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेयांश की बात सुन मोहन जी तंज भरी हंसी के साथ कहते हैं, और तुम किस रिश्ते से इसे अपने पास रखोगे, और क्या तुम्हारी इतनी हैसियत भी है? तभी किसी की ठंडी आवाज वहां गूंजती है जिसे सुन मोहन जी की रीढ़ की हड्डी तक काम जाती है। उसकी हैसियत की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी दरवाजे पर देखते हैं जहाँ इस समय अभीर, दिवांशी और मिहिर खड़े थे। अभीर ने दिवांशी को सहारा दे रखा था। अभीर को देख अब मोहन जी की हालत खराब हो रही थी। मुंबई शहर में ऐसा कोई नहीं था जो अभीर को नहीं जानता था। पूरे शहर में किसी की हिम्मत नहीं थी जो अभीर या उससे जुड़े लोगों से पंगा ले सके। दिवांशी अभीर से हाथ छुड़ाकर धीरे धीरे चलकर गौरी के पास आती है। गौरी दिवांशी को पहले भी देख चुकी थी, इसीलिए वो डर नहीं रही थी। दिवांशी आकर गौरी को गले लगाते हुए कहती है, अगर आपको समाज का इतना डर है तो गौरी हमारे साथ रहेगी। मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आती है कि आप गौरी के पापा हो। एक बाप तो अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। दिवांशी की बात सुनकर मोहन जी को गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में दिवांशी को घूरते हुए अपना एक कदम दिवांशी की तरफ बढ़ाते हैं जिससे दिवांशी के चेहरे पर भी डर आ जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। और आप ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।